चलिए लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नेम हमें क्या होता है? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, उससे पहले यहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज था। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड क्या होता है? कॉलोनियल पीरियड एक ऐसा पीरियड है जब हमारे ऊपर कोई दूसरी कंट्री जो क्या है रूल कर रही होती है, उसे कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। ठीक है, जब जो कंट्री है दूसरी कंट्री के ऊपर जो क्या है कंट्रोल कर रही होती है, उसकी इकोनॉमी को, उसकी मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह हर चीजें, उसे कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। इंडियन इकोनॉमी बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल से पहले इंडियन की इकोनॉमी कैसी थी? कहते हैं जो एग्रीकल्चर है वाज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पीपल। कि जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी लोगों की वो क्या थी? एग्रीकल्चर थी। मेजर पोर्शन किसके ऊपर डिपेंड था? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड था। कहते हैं जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है लाइक कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल, मेटल एंड प्रीशियस स्टोन्स वर्क वर डेवलप्ड। इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स वर वर्ल्ड फेमस एज दे वर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। कि इंडिया के अंदर जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो बहुत अच्छी थी। इंडिया इज रिच इन रिसोर्सेज। इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था बिकॉज यहाँ नंबर ऑफ रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर जो क्या है? एग्रीकल्चर वाज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पीपल। जो एग्रीकल्चर है मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी था पीपल का। जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं लाइक द कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल, मेटल्स एंड प्रीशियस स्टोन वर्क्स वर डेवलप्ड। जो मेन पर्पस क्या था ब्रिटिशर्स का इंडिया पे रूल करने का? मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, दैट इज कि सप्लाई रॉ मटेरियल टू द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे? इंडिया से जितना भी रॉ मटेरियल था उसकी सप्लाई कहाँ करते थे? ब्रिटिशर्स के पास, फॉरेन कंट्रीज के अंदर, एंड प्रोवाइड मार्केट फॉर द ब्रिटिश गुड्स। और ब्रिटिश गुड्स के लिए मार्केट प्रोवाइड करते थे। दैट मीन्स यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे, उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स हमें क्या कर देते थे? सेल कर देते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट एस्टिमेट इंडिया जीडीपी एंड पर कैपिटा जीडीपी। पर कैपिटा इनकम के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में ब्रिटिश ने बिल्कुल भी बात नहीं की। सम इंडिविजुअल्स लाइक दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बे, फिंडले सिराज, वी.के.आर.बी. राव, आर.सी. देसाई मेड एफर्ट्स टू कैलकुलेट द इंडिया जीडीपी एज नेशनल इनकम। बट उनमें से एक वहां से जिसने जो है कंप्लीट उसको किया, जिसको रिकमेंड करते हैं, दैट इज वी.के.आर.बी. राव। एस्टिमेट इज कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट। कहते हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल रियल नेशनल इनकम ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%। नेक्स्ट है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था? कहते हैं इंडियन एग्रीकल्चर वाज बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। क्यों था? कहते हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की वाज वेरी लो, जो प्रोडक्शन था वो बहुत कम हो रहा था। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर वाज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन वर प्रिमिटिव। ऑल टेक्निक्स का यूज किया जा रहा था, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज नहीं कर रहे थे। इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं थी, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ये सब चीजें नहीं थी, जिस वजह से प्रोडक्टिविटी क्या थी? लो थी। फार्मिंग वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल। जो फार्मिंग एक्टिविटीज थी वो किसके ऊपर डिपेंड थी? सिर्फ रेनफॉल के ऊपर डिपेंड थी। इरिगेशन फैसिलिटीज वर नॉट डेवलप्ड, सो जो क्रॉप फेलियर था वो कॉमन था। मोस्ट ऑफ द फर्टाइल लैंड्स वर ओन्ड बाय द लैंडलॉर्ड्स। मोस्ट ऑफ द टीलर आर लैंडलेस। जो टीलर्स थे, जो एक्चुअल में खेती करते थे, वो लैंडलेस थे। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स वर पुअर। They didn't have enough capital to invest in agriculture because capital भी नहीं होती थी वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर पाए। Most of them were illiterate and ignorant. They did not know about the modern farming methods. Modern farming methods के बारे में नहीं पता था। No investment was made in irrigation, flood control, terracing and designation of a soil. Agriculture sector causes क्या थे? इंडियन एग्रीकल्चर जो स्टेग्नेशन था वो क्यों था? बेसिकली फर्स्ट पॉइंट है लैंड वाज ओन्ड बाय द जमींदार्स। लैंड किसके पास थी? जमींदारों के पास थी। दे कलेक्टेड हैवी रेंट फ्रॉम द फार्मर्स। और वो फार्मर से क्या करते थे? हैवी रेंट कलेक्ट करते थे।
गवर्नमेंट फोर्स करती थी फार्मर्स को टू कल्टीवेट द कैश क्रॉप्स के लिए। द ब्रिटिश पेड वेरी लो प्राइसेस फॉर दीज क्रॉप्स, उनको बहुत कम प्राइस दिया जाता था। एंड प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द एग्रीकल्चर वेंट इन द हैंड्स ऑफ ऑल लैंडलॉर्ड्स के पास चला जाता था। दे यूज्ड इट फॉर देयर लग्जरियस लाइफ के लिए। सो देयर वाज नो मनी टू इन्वेस्ट इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए, उनके पास पैसा ही नहीं बचता था। गवर्नमेंट डिड नॉट टेक एनी स्टेप टू प्रोवाइड द इरिगेशन फैसिलिटी टू द फार्मर्स के लिए कोई इरिगेशन फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने नहीं प्रोवाइड की। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इलिटरेट्स एंड इग्नोरेंट थे। फार्मर्स केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स का यूज नहीं करते थे। फार्मर डिड नॉट यूज मॉडर्न मेथड ऑफ कल्टीवेशन यूज नहीं करते थे। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वो भी लो थी। नो इन्वेस्टमेंट वाज मेड इन इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी। अब बात करते हैं जमींदारी सिस्टम की। जमींदारी सिस्टम की बात करें, कहते हैं जमींदारी सिस्टम वाज अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन बंगाल। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया। अंडर दिस सिस्टम जमींदार बिकम द ऑनर ऑफ द लैंड। लैंड के ओनर कौन थे? जमींदार थे। ही हैड टू पे फिक्स अमाउंट एज अ टैक्स टू द गवर्नमेंट। उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता था? फिक्स अमाउंट से टैक्स देना पड़ता था। और जमींदार फिर क्या करते थे? कलेक्टेड हैवी रेंट फ्रॉम द पीजेंट हु कल्टीवेटेड हिज लैंड। जो उनके लैंड को कल्टीवेट करते थे उनसे क्या करते थे? हैवी रेंट कलेक्ट करते थे। अंडर दिस सिस्टम द लाइफ ऑफ पीजेंट वाज मिजरेबल। दे हैड टू पे हैवी रेंट टू जमींदार। उनको जमींदारों को बहुत ज्यादा रेंट पे करना पड़ता था। जो प्रॉफिट होता था एग्रीकल्चर से वो किसके हाथ में चला जाता था? वो लैंडलॉर्ड ले जाते थे, जमींदार ले जाते थे। दे डिडंट यूज दैट मनी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के उस पैसे का यूज भी नहीं करते थे। रियल कल्टीवेटर डिड नॉट एंजॉय ओनरशिप राइट ओवर द लैंड। दे कुड बी एविक्टेड एट एनी टाइम, कहीं से टाइम से वो दिया जा सकता था। फिर क्या हुआ? कमर्शियलाइजेशन ऑफ फार्मिंग। ब्रिटिशर्स ने क्या किया? फार्मिंग का कमर्शियलाइजेशन किया। दैट मींस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेलिंग इन द मार्केट इज कॉल्ड द कमर्शियल फार्मिंग। पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती थी, अपने खुद के लिए वो फूड क्रॉप्स लगाते थे। जो ब्रिटिश वांटेड रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज। ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था? रॉ मटेरियल चाहिए था। किसके लिए? अपनी इंडस्ट्रीज के लिए। सो उन्होंने क्या किया? एनकरेज किया। किसके लिए? कल्टीवेशन ऑफ अ कैश क्रॉप्स लाइक इंडिगो, कॉटन, शुगर केन की ये सब चीजें आप लोग क्या करो? प्रोडक्शन करो। फार्मर्स को जो है बहुत कम प्राइस दिया जाता है क्रॉप्स के लिए। As they stopped the cultivation of food crops like wheat and rice का प्रोडक्शन करना कम कर दिया, they had to buy food from the market। अब मार्केट से हमें फूड खरीदना पड़ रहा था। They did not have enough money, so starvation started। poverty जो क्या है स्टार्ट हो गई। वो सेल्फ सफिशिएंसी, हमें फूड के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड रहना पड़ा। फिर आती है इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो कहते हैं जब ब्रिटिश फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करना। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है इंडस्ट्रीज को जो क्या है बंद करवाना। कहता है देयर एम वाज टू यूज इंडिया एज अ मार्केट फॉर देयर फिनिश्ड गुड्स एंड एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल टू फीड देयर इंडस्ट्री। उनका मेन मोटिव क्या था ब्रिटिशर्स का? कि इंडिया को सप्लायर बनाना रॉ मटेरियल का, और अपने फिनिश गुड्स बना के इंडिया जो है एज अ मार्केट की तरफ उसको ले रहे थे। अपने फिनिश गुड्स जो है वो इंडियन को सेल कर रहे थे। द इंडियन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गई। द इंडियन गुड्स लॉस्ट देयर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिमांड, क्योंकि जो फॉरेन में गुड्स बनते थे वो मशीन मेड गुड्स थे और वो सस्ते बन जाते थे। लेकिन तो इंडियन की जो इंडस्ट्रीज थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, वो उनको कम्पीट नहीं कर पा रही थी। इसलिए उनकी जो डिमांड थी, इंटरनेशनल डिमांड और नेशनल डिमांड थी, वो बिल्कुल डिक्लाइन हो गई। जो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री वाज वेरी स्लो इन इंडिया। और मॉडर्न इंडस्ट्रीज की ग्रोथ वो होने ही नहीं चाहते थे। द गवर्नमेंट डिड नॉट टेक एनी स्टेप फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और जो पब्लिक सेक्टर था वो लिमिटेड था। रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन एंड पोर्ट्स। कैपिटल गुड इंडस्ट्री डिडंट कम इन इंडिया। We had to import all the machine and tools from others। फिर कहता है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। कि किन किन रीजन से जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है वो डिक्लाइन हुई। फर्स्ट कहता है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? इम्पोज लगा दिया हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन इंडियन गुड्स। इंडियन गुड्स के ऊपर हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। महंगा हो गया, महंगा हो जाएगा, खरीदेगा नहीं। The raw material were exempted from the export duty। लेकिन जो रॉ मटेरियल हमसे लेके जाते थे उसके ऊपर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं थी। मतलब अपना
फायदा चाहते थे, लेकिन जो इंडिया ने फिनिश गुड्स बनाई वो बाहर अगर बेचते थे तो उसके ऊपर हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, मतलब डिस्क्रिमिनेशन किया। जो खुद को सामान चाहिए था उसके ऊपर तो टैरिफ नहीं लगाया, टैरिफ फ्री कर दिया, लेकिन जो हम लोगों को एक्सपोर्ट करना था हमारे फिनिश गुड्स उसके ऊपर ज्यादा टैरिफ लगा दिया। एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट अलाउड फ्री इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स टू इंडिया, और जो फॉरेन से सामान आ रहा था उसके ऊपर भी इंपोर्ट क्या कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी लगानी बंद कर दी, इंपोर्ट फ्री हो गया उससे। दिस पॉलिसी हेल्प द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, और इस पॉलिसी ने क्या किया, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को हेल्प हुई। सेकंड कहते हैं कंपटीशन फ्रॉम द ब्रिटिश गुड्स, कि जो लो कॉस्ट है एंड बेटर फिनिश ब्रिटिश प्रोडक्ट्स वर इंपोर्टेड टू इंडिया ऑन द लार्ज स्केल। अवर गुड्स फेस टफ कंपटीशन इन द मार्केट, हमें जो क्या है टफ कंपटीशन जो क्या है फेस करना पड़ा। फिर लॉस ऑफ इंटरनेशनल डिमांड हमारी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि जो क्या है डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स लगाया गया, इतने जो पॉलिसीज बनाई गई। फिर न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, जो मिडिल क्लास थी इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न कल्चर, और जो मिडिल क्लास फैमिली थी वो भी वेस्टर्न कल्चर की तरफ चली गई, तो दे फेवर द ब्रिटिश, वो ब्रिटिश गुड्स की फेवर करने लग गए। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, जो रेलवे का नेटवर्क डेवलप किया गया उसने बहुत हेल्प की ब्रिटिशर्स की टू टेक देयर गुड्स इवन टू द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ इंडिया, कि जहां नहीं भी गुड्स पहुंच सकती थी वहां पे भी उन्होंने फॉरेन गुड्स जो के हैं पहुंचानी शुरू कर दी, रेलवे की हेल्प इतनी हुई उनको। 10 इंडियन गुड्स फेस कंपटीशन इवन इन रिमोट एरियाज के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर भी जो क्या है टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को। फिर लॉस ऑफ पेट्रोनेज, द एंड ऑफ रूल ऑफ किंग एंड नवाब रिजल्टेड इन लॉस ऑफ पेट्रोनेज ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। जो हमारे किंग एंड क्वीन से राजा महाराजा थे वो हैंडीक्राफ्ट्स को बहुत ज्यादा जो क्या है प्रेफर करते थे, लेकिन जब वो चीजें खत्म हुई तो इनको और लॉस हुआ। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड की बात करें, कहते हैं द ब्रिटिश एस्टैब्लिश मोनोपोली ओवर द इंडियन फॉरेन ट्रेड, मोर देन हाफ ऑफ अवर ट्रेड वाज विद द ब्रिटेन। ज्यादा ट्रेड हमारा किसके साथ था, ब्रिटेन के साथ था। अदर ट्रेडिंग पार्टनर्स वो चाइना, श्रीलंका एंड पर्शिया। अदर जो ट्रेडिंग पार्टनर्स थे वो कौन थे, चाइना, श्रीलंका एंड पर्शिया। बाकी के साथ हमें ट्रेड करने नहीं देते थे, पढ़ा हुआ हम लोगों ने पहले ये। कहता है बिफोर द कॉलोनियल पीरियड, कॉलोनियल पीरियड से पहले इंडिया मेजर एक्सपोर्टर था किसका, फिनिश गुड्स का। जो ब्रिटिश रूल है उसने कन्वर्ट किया इंडिया को इन एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। इंडिया क्या एक्सपोर्ट कर रहा था, इंडिया एक्सपोर्टेड प्राइमरी प्रोडक्ट्स लाइक रॉ सिल्क, कॉटन, शुगर, इंडिगो, जूट एक्सेट्रा। We imported cotton, silk, jute and capital goods. India's balance of trade was favorable. There was a export surplus. मतलब जितना हम सामान मंगवा रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा थे, मतलब एक्सपोर्ट सरप्लस था, हम लोग फायदे में थे इंडिया वाले उस टाइम पे भी। इंडिया बैलेंस ऑफ ट्रेड जो क्या था उस टाइम पे फेवरेबल था। इंडिया बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या था, फेवरेबल था। Export surplus did not bring gold or silver to India. It did not benefit India because the surplus was used to maintain the office set up by the colonial government in Britain. कहता है पैसा तो आ रहा था हमारे पास, अब एक्सपोर्ट ज्यादा थे हमारे, इंपोर्ट कम थे, क्योंकि इंडिया सप्लायर बन गया रॉ मटेरियल का। अब जो पैसा आ रहा था हमारे पास वो भी जो क्या है हमारी ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ। जो ब्रिटिशर्स ने वो पैसा अपने लिए यूज किया, जिन्होंने गवर्नमेंट के ऑफिस सेटअप किए हुए थे यहाँ बाहर के एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, और टू इंपोर्ट इनविजिबल आइटम्स जो होती हैं उनको इंपोर्ट करने के लिए उन्होंने हमारे पैसे का क्या किया, यूज किया। डेमोग्राफिक प्रोफाइल की इसके बाद बात करें तो कहता है जो पॉपुलेशन सिचुएशन आल्सो शोड द बैकवर्डनेस। कहता है ओवरऑल लिटरेसी रेट की बात करें तो 16% था लिटरेसी रेट, मतलब पढ़े लिखे लोग कितने थे। और अगर वुमेन की बात करें, फीमेल्स की बात करें तो वो कितना था, ओनली 7% था। डेथ रेट वाज वेरी हाई, डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था ड्यू टू इनएडिक्वेट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, मतलब बर्थ रेट और हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट था। इन्फेंट मोरालिटी रेट वाज नियरली 218 पर 1000, कि पर 1000 जो क्या है कितने बच्चे जो क्या हैं वो मर रहे थे, तो वो कितने थे, 218। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ वाज वेरी लो, दैट इज 44, जो एवरेज लाइफ ऑफ 44 इयर्स थी। लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन वाज अंडर द एक्सट्रीम पॉवर्टी, और जो लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी था हमारा वो जो क्या है वो गरीब था। फिर एक पॉइंट आता था ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड एमसीक्यूज में क्वेश्चन भी आता है, कब था, 1921। 1921 is considered as a year of a great divide। कहता है बिफोर 1921 जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो फ्लक्चुएटिंग थी।
increasing in one census and decreasing in other. After 1921 the population never decreased, its short continuous increase वो होती रही. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें कि हमारे यहाँ पे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर. कहते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन. जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में कैसे कैसे जो के है वो काम कर रही है. कहता है हमारी 70 to 75% इंडियन वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज थी प्राइमरी सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर. कहते हैं लेस देन 10% वर्कर थे वो सेकेंडरी सेक्टर में थे, और जो सर्विस सेक्टर में ओनली 15 से 20% वर्कर्स ही उसके अंदर इन्वॉल्व थे. कहता है इन मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल प्रेसिडेंसी द डिपेंडेंस ऑफ वर्कर ऑन प्राइमरी सेक्टर वाज लो. वहां पे लो थी. इन ओडिशा, राजस्थान एंड पंजाब डिपेंडेंस ऑफ वर्कर्स इन प्राइमरी सेक्टर वाज हाई. मतलब जो क्या है रूरल जो क्या है वेरिएशंस भी थे एरियाज वाइज में. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो क्या शो कर रहा है ये बैकवर्डनेस ही शो कर रहा है. फॉरेन कंट्रीज की बात करें वहां पे एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस कम है, इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंडेंस ज्यादा है. इन ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट. अब तो इंडिया के अंदर भी बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, बट हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कहता है ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक सम स्टेप टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन इंडिया. कहता है बहुत सारे स्टेप भी लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए. कहता है रेलवे वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, रेलवे इंट्रोड्यूस किया. रेलवे हेल्प करता था, हेल्प द इंग्लिश टू ट्रांसपोर्ट दियर गुड्स टू द इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया, कि वो इंडिया के अंदर तक जाके जो के हैं सामान को बेच पाए. इट आल्सो हेल्प्ड इन द क्विक मूवमेंट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, क्विकली मूवमेंट कर पाए. अ नंबर ऑफ रोड्स वर कंस्ट्रक्टेड, नंबर ऑफ रोड्स कंस्ट्रक्ट किए गए. रोड्स आल्सो हेल्प देम टू ट्रांसपोर्ट, रोड्स जो है वो भी उनकी हेल्प कर रहे थे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में. पोस्ट एंड टेलीग्राफ जो है डेवलप किया गया. कम्युनिकेशन फैसिलिटीज वर नीडेड फॉर द इजी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया. इलेक्ट्रॉनिक जो क्या है कम्युनिकेशन वो चीजें यूज की गई, टेलीग्राफ वगैरह उस टाइम ताकि उनके जो लॉ एंड ऑर्डर जो हैं वो प्रॉपर्ली पास हो सके. सी पोर्ट वाज डेवलप्ड टू हैंडल द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स. सी पोर्ट्स बनाए गए. Inland waterway was built along the coast of Odisha by spending huge amount of money, but it was uneconomic. It could not compete with the railway. Railway को compete नहीं कर पाया है. Introduction of railways in India. India में जो railways है वो कब आई, 1850 के अंदर. पॉइंट ऑफ नोटेड, ठीक है, इजी है, पेपर में पूछता है कि इंडियन रेलवेज जो है कब इंट्रोड्यूस किया गया. दैट इज 1850 के अंदर. पॉजिटिव इफेक्ट्स भी थे, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी थे. पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात करें तो रेलवे ने हेल्प किया पीपल टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस. रेलवे से हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं. रेलवे ने प्रमोट किया कमर्शियल फार्मिंग. वॉल्यूम ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ गया किसकी वजह से, रेलवेज की वजह से. लार्ज नंबर ऑफ पीपल गेट जॉब इन रेलवे, बहुत सारे लोगों को रेलवेज में जॉब भी मिले. नेगेटिव इफेक्ट्स क्या थे रेलवेज के इंडिया के अंदर. कहता है जो रेलवे है हेल्प करती थी ब्रिटिशर्स को to collect the raw material from the interior part of India and sell finished goods even in a remote area. इससे क्या हुआ, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या हो गई, डिक्लाइन हुई. तो रेलवे का नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है कि. सेकंड कहता है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे प्रमोटेड द कमर्शियल फार्मिंग. द विलेजेस लॉस्ट देयर सेल्फ सफिशिएंसी, लॉस्ट कर दी. फिर कमर्शियलाइजेशन करने लगे क्रॉप्स का, खुद के लिए बचा नहीं खाने के लिए, तो आप फूड क्रॉप्स लगा नहीं रहे थे. रेलवे हेल्प ब्रिटिशर्स to move their arm quickly and suppress national movements. उन्होंने अपनी आर्मी को जो क्या है बढ़ाना स्टार्ट कर दिया उससे. फिर आता है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ अ ब्रिटिश रूल. वही सेम चीज है कि कहते हैं फॉलोइंग वर द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ब्रिटिश रूल. क्या किया उन्होंने, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कमर्शियल एग्रीकल्चर को. दिस कंट्रीब्यूटेड टू मॉडर्नाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का. डेवलपमेंट ऑफ रोड एंड रेलवे कंट्रीब्यूटेड टू सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ कंट्री. हमारी कंट्री की सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई. बार्टर सिस्टम को एक्सचेंज किया उन्होंने मॉनेटरी सिस्टम से, हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई. ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन हेल्प इन कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग ऑफ इंडिया. साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. ये सारी चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं इसको. ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, दैट्स द मेन पॉइंट. कहता है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया सर्व द ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट. ये जो इंडियन वेल्थ है वो ड्रेन होती कहाँ पे, ब्रिटेन में.
इंडियन का एक्सपोर्ट जो सरप्लस था वो यूज किया जा रहा था किसके लिए? फॉर मेंटेनिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिसर्स ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिस बनाने के लिए एंड टू फाइट द वार्स, लड़ाइयां लड़ने के लिए वो पैसे का यूज किया जा रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी हैवी टैक्सेस फ्रॉम द इंडियन पीपल, इंडियन पीपल से बहुत सारा टैक्स कलेक्ट करती थी और जो इंडियन की ट्रेजरी थी वो टेकन टू ब्रिटेन। A lot of gold ornament and precious stones were taken to the Britain. बहुत सारे सोने के जवाहरात हीरे वो जो कि है ब्रिटेन में ले गए। They sold their goods in India and on huge profits। और यहाँ से सामान रॉ मटेरियल ले जाते थे, तो वहाँ का सामान यहाँ बेच के बहुत सारा प्रॉफिट्स कमाते थे। रॉ मटेरियल वर परचेज एट वेरी लॉ रेट्स फ्रॉम इंडिया एंड एक्सपोर्ट टू द ब्रिटेन। बहुत सस्ते यहाँ से रॉ मटेरियल खरीद के उसको ब्रिटेन में सेल कर देते थे। इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे? कहते हैं इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज बैकवर्ड। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था? बैकवर्ड था। प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लो। प्रिमिटिव मेथड ऑफ कल्टीवेशन एंड अनजस्ट लैंड टेन्योर सिस्टम वर रिस्पांसिबल फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर। जो ओल्ड मेथड्स थे, जमींदार सिस्टम थे, लैंड सिस्टम, वो सब चीजें जो क्या है मेन रीजन था उनका। जो ट्रेडिशनल इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री थी वो डिक्लाइन हुई। क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो एडवर्सली अफेक्ट कर रही थी। जो लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है हमारी वो सफर थी पॉवर्टी से। अनएम्प्लॉयमेंट वाज अनदर मेजर प्रॉब्लम। लार्ज नंबर ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स वर रिमेन अनएम्प्लॉयड। लिटरेसी रेट बहुत कम था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी। अवर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था वो भी अनबैलेंस था। अनबैलेंस है क्योंकि ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि इंडिया की इकोनॉमी इंडिपेंडेंस से पहले कैसी थी। जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स, क्या नेगेटिव पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े। डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी, ऑक्यूपेशनल सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्री सेक्टर में क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए। फिर भी अगर कोई पॉइंट रह गया तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द टुडे क्लास।